इंटरैक्टिव बनाएंगे बहुत ज़्यादा, तो इट विल बी फन इंशाल्लाह। तो इससे पहले कि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें, आज थोड़ी अटेंडेंस कम है, आई डोंट नो बिकॉज़ ऑफ फ्राइडे। तो आप लोगों की अमूमन 80 के करीब होती है अटेंडेंस, एंड राइट नाउ आई हैव अराउंड 65 पार्टिसिपेंट्स। तो चलें, आई होप सो आ रहे हैं सब। तब तक मैं पिछले क्वेश्चंस के कुछ जवाब दे देता हूँ, अगर कोई है तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। हमजा का मेरा ख्याल है एक सवाल था। जी हाफिज साहब का सवाल था। हाफिज साहब का सवाल था कि रिलेटिविज्म एक दफा दोबारा बता दे, तो बेटा बता देता हूँ। रिलेटिविज्म और एब्सोल्यूटिज्म, दे आर द टू बेसिक अप्रोचेस ऑफ टुवर्ड्स एथिक्स। ये दो बेसिक है, बाकी सब इनकी आगे से शाखें हैं। सो एब्सोल्यूटिज्म में आप कहते हैं कि एक ही रूल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्टर, वो रूल हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। जिस तरह अगर आप कहते हैं कत्ल करना जायज नहीं है, तो कत्ल करना सेल्फ डिफेंस में फिर जायज नहीं है आपके मुताबिक। कत्ल करना किसी की जान बचाने के लिए भी जायज नहीं है। आगे भी मैं आपको एक वीडियो बड़ी मजे की दिखाऊंगा, उसमें ये एग्जांपल आएगा कत्ल करने वाला या किसी को मारने वाला। फिर रिलेटिविज्म जो है वो इसके थोड़ा सा उलट है। वो इस तरह से कि वो रिलेटिविज्म कहते हैं कि देयर इज नो प्री डिफाइंड सेट ऑफ एथिक्स, बल्कि एथिक्स जो है वो सिचुएशनल होते हैं, कॉन्टेक्सचुअल होते हैं। तो एक कोई एथिक आप पहले से डिफाइन नहीं कर सकते लाइक द एब्सोल्यूटिस्ट डू। उसकी आगे शाखें हैं जी, डियंटोलॉजी एंड टेलियोलॉजी। तो ये डियंटोलॉजी और टेलियोलॉजी जो है, ये भी एक सवाल था आयशा का, इसीलिए बता रहा हूँ टेलियोलॉजी एक दफा दोबारा बता दें। तो बेटा डियंटोलॉजी एंड टेलियोलॉजी, दे आर द ब्रांचेस ऑफ एब्सोल्यूटिज्म रिलेटिविज्म, और ये वो वाली ब्रांच है जो कि ये आर्ग्यू करते हैं कि एक्शन इटसेल्फ अच्छा या बुरा होता है या नहीं, या रिजल्ट उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं या नहीं। तो डियंटोलॉजी कहती है कि एक्शन इटसेल्फ अच्छा या बुरा होता है, तो एक्शन का रिजल्ट क्यों ना अच्छा हो, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्शन है वो ही अगर गलत है तो दैट वुड बी अनएथिकल थिंग टू डू। इसी तरह टेलियोलॉजी कहती है, हाँ जी बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ जी, टेलियोलॉजी क्या है बता रहा हूँ। टेलियोलॉजी जो है वो बताती है कि इट इज द कॉन्सिक्वेंस और द रिजल्ट दैट डिटरमिन्स द राइट और रॉन्ग फॉर एन एक्शन और द एथिकल और अनएथिकल एक्शन। अगर किसी बुरे एक्शन का रिजल्ट अच्छा है तो इसका मतलब है कि वो एक्शन जस्टिफाइबल है। मिसाल के तौर पे आपने अगर एक बंदे को बचाने 10 बंदों को बचाने के लिए एक बंदे को मार दिया, तो टेलियोलॉजी के मुताबिक ये अच्छा है क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा था। और टेलियोलॉजी की आगे 3 टाइप्स हमने पढ़ी हैं कि रिजल्ट बेस्ड 3 अप्रोचेस हैं जी टेलियोलॉजी की। इगोइज्म की वो रिजल्ट मेरे लिए अच्छा है, यूटिलिटेरियनिज्म वो रिजल्ट ज्यादा के लिए अच्छा है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, ज्यादा हम ज्यादा लोगों के लिए, मेजोरिटी के लिए अच्छा है। और अल्टरनेटिव कहता है कि सबके लिए अच्छा है, और उसमें वो अपने आप को एक्सक्लूड कर देता है। बहुत ही महान इंसान है, वो अपने आप को एक्सक्लूड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल सत्तार जी साहब। चले जी, ये तो मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था ताकि और लोग ज्वाइन इन कर लें। आई गेस दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एंड आई वुड अर्ज यू कि आप लोग अपनी अटेंडेंस अब लगानी स्टार्ट कर दें। और 5 मिनट तक मैं आप लोगों क्या कोई सवाल नहीं लूंगा, इट वुड बी ओनली अटेंडेंस। तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ठीक है जी। चलें। अच्छा जी, व्हाइल यू आर मार्किंग योर अटेंडेंस, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी मजे की वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर या टेलियोलॉजी के ऊपर मैं एक वीडियो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही मशहूर और तकरीबन 50 से ऊपर साल पुरानी एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, एक टेस्ट है साइकोलॉजी का आपकी। तो आज आप लोगों को भी पता चलेगा जी कि आप कितने पानी में हैं या कितनी कौन से एथिक्स में आप फॉल कर रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को देखते हुए अपने एथिक्स को भी इसके साथ मैच करने की कोशिश करनी है। तो चलें जी, ये वीडियो भी हम
देखते हैं। मुझे बस ये बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो नज़र आ रही है या नहीं, ठीक है? और साथ ही ये भी आप लोगों ने बताना है कि कंप्यूटर की आवाज़ आ रही है इसकी या नहीं। चलें जी, आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। और इसको आपने इस तरह से देखना है कि आप भी फैसला कर रहे हैं। Imagine you're watching a runaway trolley barreling down the tracks, straight towards 5 workers who can't escape. You happen to be standing next to a switch that will divert the trolley onto a second track. Here's the problem. That track has a worker on it too, but just one. What do? Do you sacrifice one person to save 5? This is the trolley problem, a version of an ethical dilemma that philosopher Philippa Foot devised in 1967. It's popular because it forces us to think about how to choose when there are no good choices. Do we pick the action with the best outcome, or stick to a moral code that prohibits causing someone's death? In one survey, about 90% of respondents said that it's okay to flip the switch, letting one worker die to save 5. And other studies, including a virtual reality simulation of the dilemma, have found similar results. These judgments are consistent with the philosophical principle of utilitarianism, which argues that the morally correct decision is the one that maximizes well-being for the greatest number of people. The 5 lives outweigh 1, even if achieving that outcome requires condemning someone to death. But people don't always take the utilitarian view, which we can see by changing the trolley problem a bit. This time, you're standing on a bridge over the track as the runaway trolley approaches. Now there's no second track, but there is a very large man on the bridge next to you. If you push him over, his body will stop the trolley, saving the 5 workers, but he'll die. To utilitarians, the decision is exactly the same. Lose 1 life to save 5. But in this case, only about 10% of people say that it's okay to throw the man onto the tracks. Our instincts tell us that deliberately causing someone's death is different than allowing them to die as collateral damage. It just feels wrong, for reasons that are hard to explain. This intersection between ethics and psychology is what's so interesting about the trolley problem. The dilemma and its many variations reveal that what we think is right or wrong depends on factors other than a logical weighing of the pros and cons. For example, men are more likely than women to say it's okay to push the man over the bridge. So are people who watch a comedy clip before doing the thought experiment. And in one virtual reality study, people were more willing to sacrifice men than women. Researchers have studied the brain activity of people thinking through the classic and bridge versions. Both scenarios activate areas of the brain involved in conscious decision-making and emotional responses. But in the bridge version, the emotional response is much stronger. So is activity in an area of the brain associated with processing internal conflict. Why the difference? One explanation is that pushing someone to their death feels more personal, activating an emotional aversion to killing another person. But we feel conflicted because we know it's still the logical choice. Trolleyology has been criticized by some philosophers and psychologists. They argue that it doesn't reveal anything because its premise is so unrealistic that study participants don't take it seriously. But new technology is making this kind of ethical analysis more important than ever. For example, driverless cars may have to handle choices like causing a small accident to prevent a larger one. Meanwhile, governments are researching autonomous military drones that could wind up making decisions of whether they'll risk civilian casualties to attack a high-value target. If we want these actions to be ethical, we have to decide, in advance, how to value human life and judge the greater good. So researchers who study autonomous systems are collaborating with philosophers to address the complex problem of programming ethics into machines. Which goes to show that even hypothetical dilemmas can wind up on a collision course with the real world.
जी बेटा, तो ये एक वीडियो थी जिसने आपको थोड़ा-सा सोचने पे मजबूर किया होगा एंड दिस वाज़ अ वेरी क्लासिक एग्जांपल of utilitarianism and this example has been used by the psychologists all over the world to identify where do you actually fall as a utilitarian. तो इससे आपको एक दो बातें जो नहीं पता चली वो ये है कि नंबर वन, ऐसे अगर डायलेमास आ जाएं तो आप एक तो पहली बात ही आपने खुद भी इसको आइडेंटिफाई किया होगा अपने आप को कि आप क्या करेंगे क्या नहीं। और लेकिन दूसरी बात ये कि ऐसे डायलेमास के अंदर हमें पता चलता है कि एथिकली वेयर डू वी स्टैंड एंड इवन विद इन एन अप्रोच, इवन विद इन एन अप्रोच ऑफ एथिक्स हम लोग उसमें भी कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, विच मीन्स कि बेसिकली ये जो सारी अप्रोचेस आपके अंदर आ रही हैं इनके अंदर भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। जिस तरह यूटिलिटेरियनिज्म की हमने एग्जांपल दी और मैं ये बताता चलूं कि यूटिलिटेरियनिज्म को ही हमने क्यों एग्जांपल के तौर पे लिया, बिकॉज व्हेनेवर आई एम इन अ क्लास, मैं जब भी क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो मैं ये एग्जांपल दे के सर्वे जरूर करता हूं और पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ अस, यानी हम लोगों के सेटअप के अंदर, कल्चर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ अस हम लोग यूटिलिटेरियन हैं। पहली बात ये रिलेटिविस्ट है ज्यादातर और दूसरी बात ये कि यूटिलिटेरियन है हम लोग। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप यूटिलिटेरियन हैं और सेकेंडली कि यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर भी बेटा बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपकी लेवल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को डिफाइन करते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा, ब्रीफली समराइज करूं कि अगर आपको स्विच दबाना पड़े तो ज्यादातर लोग उस स्विच को दबा देंगे और एक बंदे को मरने देंगे 5 लोगों के लिए। बट इफ यू हैव टू पुश दैट पर्सन फिजिकली पर्सनली तो वो आपने देखा कि फॉरन 90% से रिजल्ट 10% पे आ गया। यानी आप यूटिलिटेरियन तो थे लेकिन आप लोग इतने हद तक शायद यूटिलिटेरियन नहीं थे कि आप उस बंदे को पुश कर दें फिजिकल। तो इसमें भी लेवल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म आ जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग चैट में, एक वैसे हाथ खड़ा हुआ था मेरा ख्याल है फीफा का, तो इफ फीफा वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन शी कैन। अच्छा जी, अगर नहीं भी तो चैट में अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं अगले 5-7 मिनट कि आप लोग अगर होते यहाँ पे तो आप क्या करते। चले जी, अपने आंसर शेयर करें। ये ट्रॉली प्रॉब्लम आप लोगों को बताएगी कि आप लोग बेसिकली कहाँ पे और इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम में। चले जी बताएं जी, आप लोग क्या करते, स्विच ऑन कर देते, एक बंदे को मरने देते 5 के लिए या नहीं। बेटा ट्रॉली इसी तरह ही रुक सकती है ना, हमारा पूछ रही है इतना मासूमाना सवाल कि ट्रॉली रुक नहीं सकती तो ऐसे ही रुकनी है ना, या तो उसके आगे आगे आप लेट जाए। ठीक है, ये भी तो हो सकता है, चले वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। किल 1 टू सेव 5, अभी फिलहाल ये आपके पास ऑप्शन ही आगे आगे लेटने की। अच्छा जी आर कह रही है हिरा, सर इफ वी हैव टू पुश समवन फ्रॉम द ब्रिज टू सेव 5 लाइव्स एंड वी आर 2 ऑन ब्रिज वी कैन सैक्रिफाइस आवर लाइफ टू। सलूट है जी आपको। ठीक है, इसको भी अभी डिस्कस करते हैं, बिल्कुल जी। लेकिन आप स्विच की चले बताएं, स्विच में बताएं हीरा। अब्दुल वहाब कह रहा है स्विच ऑन कर देंगे। अरूज कह रही है एक बंदे को मार देते हैं 5 के लिए। कोई ऐसा बंदा है जो कहेगा नहीं सर मैं एक को भी नहीं मारूंगा, मैं टोटली अल्लाह पे छोड़ दूंगा। अल्लाह पे ही छोड़े ऑब्वियसली, लेकिन वसीला तो किसी ने बनना है। अमारा कह रही है कि मैं किसी को नहीं मारूंगी। ठीक है जी, और महम भी कह रही है कि मैं किसी को नहीं मारूंगी। और ये कौन साहब हैं, मोहम्मद पूरा नाम नहीं आ रहा, चले जी, ये कह रहे हैं कि दुआ करूंगा मैं बस। और हमारा इस सेइंग सर मैं ट्रॉली के टायर के आगे कुछ फंसा दूंगी। ट्रॉली रुकी है जो आप आराम से जाएंगे और कुछ फंसा देंगे। बेटा यही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। किसी को मार देना मर्डर होगा, इसलिए किसी को नहीं मारना चाहिए, तो 5 को मरने देंगे फिर फरा, फिर तो आप 5 को मरने देंगे। चलें जी, आप लोगों में से कई लोग जो है इस बात से एग्री करें। पाकिस्तान है उसको, एक मिनट जी सॉरी। अच्छा, शहर भी मार दे, नहीं मारेगी किसी को, निदा स्विच कर देगी। एहसन कह रहा है सर जी पाकिस्तानी है
उसको भी बचा लेंगे, जुगाड़ लगाएंगे जी। सही बात है। काश बेटा जिंदगी में हर जगह जुगाड़ लगते हैं। अमना नहीं मार सकती और अल्लाह पे छोड़ दूंगी। तो बेटा अल्लाह ने फिर क़यामत के रोज सवाल करना कि मैंने तुम्हें मौका दिया था 5 बचाने का, तो तुमने क्यों नहीं बचाए? अच्छा जी, वी हैव टू स्विच इन ऑर्डर टू सेव 5 पीपल। वेरी गुड जी नूरे ज़ैनब। तो सर सब मर जाए। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा आंसर है मोमिना का कि एक मरे ना मरे सब मर जाएँ, फिर खैर है। और उसामा सेज there will always be a way to save everyone. No ji, there is not a way in this situation. For example, सबको देख लेंगे क्या होता है नेक्स्ट। You have to find that। अली हसन ने कमाल बात कर दी है जी, और वो कह रहा है कि मैं स्पाइडरमैन को बुलाऊंगा। वेरी गुड। मैं रेलवे ट्रैक से दूर चला जाऊंगा। सामा सामा यार तुम तो बहुत ही नाजुक हो यार, हैं? अच्छा जी, हम अल्लाह ताला सवाल करेगा कि एक को क्यों मारा? लेकिन अल्लाह ताला ये भी तो कहेगा कि एक को क्या तुमने 5 को मारा? एक को बचा अगर मार देते तो 5 बच जाते, फिर 5 का सवाल होगा। तो सुना है ना आपने कि एक छोटा गुनाह जो है वो आखिरी रिज़ॉर्ट है, तो छोटा गुनाह बेहतर है बड़े गुनाह से। चलें जी, सुपरमैन को बुलाएगा जी हाफ़िज़ मोहम्मद, जो भी हमज़ा है या जो भी है। तो हाफ़िज़ मोहम्मद साहब, क्या बात है जी, सुपरमैन आपके लिए बैठा हुआ है। चलें जी, अ, ये आपके जवाब सुन के जी बड़ा अच्छा लगा। आप लोग बेसिकली एक को मारना ठीक है, 5 को बचा लें। मेजॉरिटी हैज़ सेड कि एक को मारना इज़ बेटर इफ दिस इज़ द लास्ट रिज़ॉर्ट। और आप लोग देखिए इसमें भी कितने कन्फ्यूज़्ड हैं। मतलब आप लोग करना चाह रहे हैं, नहीं भी करना चाह रहे, 5 को भी बचाना चाह रहे हैं, 1 को भी। अब इसी एग्ज़ाम्पल में मैं बाकी अप्रोचेस को अगर फिट करूँ, तो बेटा जो एब्सोल्यूटिस्ट ज़्यादा हैं, मतलब जिनका रुझान एब्सोल्यूटिज़्म की तरफ है, यहाँ पे मैं एक ज़िक्र कर दूँ कि आप रिलेटिविस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन रिलेटिविज़्म में भी आप थोड़े कम रिलेटिविस्ट हैं। तो इसका मतलब है कि आप थोड़े आपका झुकाव एब्सोल्यूटिज्म की तरफ ज्यादा है। ये आप बिल्कुल ना कंफ्यूज करें कि आप या तो एब्सोल्यूटिस्ट हैं या तो प्योरली रिलेटिविस्ट हैं। इनमें भी आगे टाइप्स हैं। तो इवन अगर आप रिलेटिविस्ट हैं तो आपका रुझान जो है शायद वो थोड़ा ज्यादा है एब्सोल्यूटिज्म की तरफ, कुछ-कुछ बातों में आप रिलेटिविस्ट हैं। तो मिसाल के तौर पे जी आप में से जो ज्यादा एब्सोल्यूटिस्ट हैं, उन लोगों ने कहा कि मैं किसी को नहीं मरने दूँगा या मरने दूँगी। ज़्यादातर लड़कियाँ थी ये, ठीक है? ज़्यादातर लड़कियों ने कहा कि मैं किसी को नहीं मरने दूँगी। जो रिलेटिविस्ट हैं उन्होंने कहा जी कि एक को बचा लेंगे या कोई और तरीका इख्तियार करेंगे। वो बेसिकली ना सबको मार वो या तो उन्होंने एक को मार दिया 5 के लिए, या तो उन्होंने किसी को भी नहीं मारा, किसी को भी नहीं बचाया। दे वर कन्फ्यूज्ड। ये लोग रिलेटिविस्ट हैं। अब रिलेटिविस्ट में भी एक है जी ईगोइज़्म। ठीक है? ईगोइज़्म कहेगा, या अगर आप थोड़े ईगोइस्टिक हैं, तो आप कहेंगे कि मैं उसको बचाऊँगा जहाँ मेरा जानने वाला ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एक बंदा आपका जानने वाला या रिश्तेदार है, अब देखें ना, अब आप लोगों के सामने भी मैं अगर ये सिचुएशन करूँ कि जो एक बंदा है वो आपका फैमिली मेंबर है, आपके माँ-बाप या बीवी बच्चों में से कोई है, बहन-भाई में से कोई है, तो अब आप उस एक बंदे को भी बचा लेंगे और 5 को मरने देंगे। इसका मतलब यू आर मोर प्रोन टुवर्ड्स ईगोइज़्म। रिलेटिविस्ट भी आप हैं, लेकिन ईगोइज़्म की तरफ थोड़े ज़्यादा हैं, अपना फ़ायदा। और इसमें बुरी अच्छी बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन यू आर मोर ईगोइस्टिक। अच्छा, अगर आप 5 को बचा लेंगे, 1 को मरने देंगे, ख्वाह वो आपका कोई भी क्यों ना हो, तो यू आर अ क्लासिक यूटिलिटेरियन। और हीरा ने एक सवाल पूछा था, और भी शायद किसी ने कहा था कि भाई हम खुद आगे जाके लेट जाएँगे या हम खुद जाके अपनी कुर्बानी दे देंगे, तो इसका मतलब यू आर मोर एल्ट्रुइस्ट। तो ये एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग थी आप लोगों के लिए कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। तो इनमें से जो भी आपके जवाबात होंगे, आप अपने आप को उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो एक बड़ी मज़े की प्रॉब्लम है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं ऑब्वियसली। जैसा उन्होंने बताया कि लोग जो है वो उनको जब पता चल जाए कि ये सिचुएशन एक
क्रिएटेड है तो वो उनका रिस्पॉन्स और होगा, और बात उनकी ठीक है। यही चीज अगर आपके सामने असल हो तो भाई एक बंदे का खून देखना भी बहुत मुश्किल काम है, तो फिर आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। या ज्यादातर हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं ऑन द स्पॉट। हम कहते तो बड़ा हम दूसरे के लिए जान दे देंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए सबसे पहले दौड़ भी हम लगाते हैं जी अपनी जान बचाने के लिए। तो ये रियल सिचुएशन इज डिफरेंट। तो ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम है। तो ये एक बड़ी मजे की एग्जांपल थी कि ट्रॉली प्रॉब्लम इसको कहा जाता है। और मैं थोड़े से अब क्वेश्चंस ले लूं। अच्छा जी, शहरोज विर्क साहब ने क्या बात की है सर, और तेज स्पीड कर देंगे मरते वक्त ज्यादा दर्द ना हो। वेरी गुड यार, तू जो है ना, तू तो इस सारी अप्रोचेस से बाहर निकल गया है। वेरी गुड, अपनी ही एक अप्रोच बना ली है इसने जी। अच्छा, हाफिजा वानिया वनीहा स्विच ऑन कर देंगी। हाफिज साहब जो है वो सुपरमैन को तो चलो बुला लिया। अच्छा ये सॉरी, ये पुरानी चैट हो गई है। अच्छा जी, नुमान साहब अब आए हैं तो उनकी मेहरबानी। बात हो रही है जी, आप क्या हैं इनमें से, यूटिलिटेरियनिज्म में बेसिकली बात हो रही थी। जिस पे 10 आएगा उसको मार दो। समिया ने हमारी वो मसला ही सॉल्व कर दिया। अच्छा जी, सर किस टॉपिक पर? अच्छा जी, मैं लंदन जाफरी से राब्ता करूंगा। भाई ये ट्रेन जो है ये नेपाल की ट्रेन नहीं है, पाकिस्तान की ट्रेन है, ठीक है। हाँ, नुमान ने सही बताया, वो कहेगा मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, किसी ने पूछा है कि मैं मतलब मैं क्या करूंगा जी। तो बेटा ये बड़ा ही कमाल क्वेश्चन आपने कर लिया, पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन चले अच्छी बात है, डिस्कशन के लिए अच्छे होते हैं। तो मैं जो ऑनेस्ट बात है ना, मैं भी थोड़ा एल्ट्रुइज्म की तरफ रुझान है मेरा कहने को, चले कह सकते हैं। बाद में क्या वो असल में अल्लाह जानता है, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए कभी भी। और ऐसी बड़ी मजे की सिचुएशंस आती हैं, इनको हम एथिकल या मोरल डायलेमास भी कहते हैं। मोरल और एथिकल डायलेमा में एक फर्क जानने आगे हम पढ़ेंगे मोरल डायलेमास भी। कि मोरल डायलेमा इज रिलेटेड टू एक्शन और एथिकल डायलेमा इज रिलेटेड टू द माइंड, ठीक है। ये फिलहाल यही एग्जांपल है। तो मैं जी खुद जाके लेट जाता, अभी मैं ये कह सकता हूँ थियोरेटिकली आई एम एन अल्ट्रुइस्ट, बट अगर मेरे भी पहुंचने में टाइम लग जाएगा तो मैं फिर स्विच ऑन कर दूंगा, यूटिलिटेरियन बन जाऊंगा जी। बच्चे हो कोरोना तो हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी। चले जी, ठीक है जी, क्वेश्चंस हो गए। अब आगे बढ़ता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। तो ये तो था एक आप लोगों के लिए आई ओपनर। अच्छा जी, अटेंडेंस जो नए लोग आते जा रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस लगाते रहे और सीआर जीआर इसका रिकॉर्ड करते रहे जी। इस टाइम मेरे पास 82 पार्टिसिपेंट्स हैं। चलें जी, नेक्स्ट मूविंग ऑन, एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। यार आपको इतना मैंने टेंशन में डाल दिया और मसले में आप लोग पड़ गए मोरल डायलेमा में। हाँ, मैं बता रहा था कि गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मोरल डायलेमास, तो उसमें कुछ वीडियोस आएंगी कि एक वीडियो थी पता नहीं हार्डेस्ट 6 क्वेश्चंस, तो इस तरह की वीडियो थी, वो भी चले, आप खुद देख लीजिएगा। बार-बार वीडियोस तो नहीं शेयर कर सकते, आगे भी पढ़ना है। तो वो देखिएगा और उनमें वो सारे के सारे ऐसे हैं कि वो बड़े मुश्किल सवालात हैं। तो ये तो चले एक उनमें से थी ट्रॉली प्रॉब्लम, ठीक है, और भी बहुत से प्रॉब्लम है, वो आप जरूर देखिएगा। टेंशन है जी बहुत बड़ी। अच्छा नेक्स्ट मूविंग ऑन, एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। भाई मैंने आपको कंफ्यूज तो कर दिया, लेकिन इसका एक हल भी बता देता हूँ। और इसका हल मैं नहीं बता रहा आपको, इसका हल बेसिकली आपको बता रहे हैं जो डिफरेंट और बहुत पाए के अपने दौर के साइकोलॉजिस्ट्स रहे हैं डिफरेंट, और या थ्योरिस्ट एथिक्स के ऊपर जिन्होंने काम किया, क्योंकि एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी आल्सो, ठीक है। हम इसमें बिजनेस को भी ले आएंगे, तो इसमें बिजनेस साइकोलॉजी भी आ जाती है, दूसरी साइकोलॉजी भी आ जाती है, मैनेजमेंट भी आ जाती है, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा इसका स्कोप बढ़ जाता है।
तो ये क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है इसमें ज्यादा एथिक्स के ऊपर, क्योंकि माइंड से रिलेटेड है, आपके थिंकिंग से रिलेटेड है, तो उन्हीं साइकोलॉजिस्ट ने हमें कुछ तरीके बता दिए या गाइडलाइंस दे दी हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो उन गाइडलाइंस को हम कहते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। तो ये जो मॉडल्स हैं ये बेसिकली वो प्रिंसिपल या जो भी है जी, ये गाइडलाइंस हैं क्रिएटेड बाय दोज साइकोलॉजिस्ट, और इनके मुताबिक अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो इनमें से कोई एक मॉडल आप इस्तेमाल कर लें। वो मॉडल क्या है, उनमें उन्होंने टेक्निक्स बताई है आपको, ताकि आप समझ सकें ज्यादा बेहतर तरीके से कि सिचुएशन क्या होती है, एथिक्स क्या होते हैं, क्या एथिकल है क्या एथिकल नहीं है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी है। चले जी, मैं अभी ये क्वेश्चंस देख रहा हूँ, फिर हमारे 2 मिनट रह गए हैं। अगर मीनवाइल मीटिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए तो बेटा याद रखिएगा वही यूजर नेम और वही आईडी है, पासवर्ड है, वही आईडी और वही पासवर्ड है जिससे आप इस पे लॉग इन हुए। देखिए मुझे भी जूम आ गया और मैं भी सीख गया, इतना मुश्किल पासवर्ड बार बार मुझे आपको बताना पड़ता था, तो मैंने आपका काम आसान कर दिया अपना भी। अगर मीनवाइल ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए, लेक्चर खत्म हो जाए, 2 मिनट रह गए, मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ तब तक। एक मिनट फराह, मैं जरा इधर देख लूं। अच्छा जी, राशिद क्या कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम सर, जुम्मे के दिन जुम्मे के लिए क्लास थोड़ी लेट लिया करें। और भाई पहली बात ये आजकल आधे से ज्यादा जगहों पे तो जुम्मे हो भी नहीं रहे, और दूसरी बात ये अगर हो भी रहे हैं तो जल्दी हो जाते हैं, और तीसरी बात ये कि पुत्र 1:30 बजे तक जुम्मा हो जाता है, आप आते आते 2 बजे तक आराम से घर पहुंच सकते हैं। तो क्लास भी मैंने कोई 2:15 स्टार्ट, 2:15 तो नहीं, लेकिन 2:05-10 पे स्टार्ट की थी। अच्छा जी सर, कुछ होता कुछ भी नहीं, सब बातें बनी हुई हैं, बड़ी मेहरबानी। अनस भट्ट कह रहा है सामने वाला बंदा अंधा है, खुद ही नहीं पीछे हो सकता। वेरी गुड क्वेश्चन यार, चलो मान लो वो अंधा है, तो उसको वाकई नहीं पता चला। ये देखा ना, ये जो बंदा है ना, ये अनस, ये बड़ा रियलिस्टिक है। यहाँ से मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ इसकी साइकोलॉजी के मुताबिक कि ये बड़ा एनालिटिकल है, ये हर चीज को, सिचुएशन को बड़ा सोच समझ के फैसला करने वाला है। सर जी बच्चे को कोरोना तो हाँ जी बहुत बड़ा दिल है आपका, थैंक यू यार, थैंक यू। कैसे स्टूडेंट्स वैसे टीचर। चले जी, तो मिलते हैं एक अगली मीटिंग में। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी अगली मीटिंग, और फौरन आप लोगों ने ज्वाइन करना है। मैंने 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद मैंने अटेंडेंस लेनी बंद कर देनी है जी, ठीक है, आप लोगों ने उसको फौरन ज्वाइन करना है, यही यूजर नेम और यही पासवर्ड यूज करते हुए जी। तो हम लोग बात कर रहे थे एथिकल मॉडल्स के ऊपर। व्हाट आर एथिकल मॉडल्स, मैंने आपको बता दिया, दीज आर द गाइडलाइंस व्हिच हेल्प अस आउट इन मोरल और एथिकल डायलेमास। ये क्या है जी, ये आपके सामने कुछ नाम आ रहे हैं डिफरेंट, और ये वो मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं जो हमें थोड़ा सा ना समझने में आसानी पैदा करेंगे हमारे लिए, एथिक्स को, एथिकल डायलेमास को। और जब हमें डायलेमास की प्रॉब्लम्स की समझ लग जाएगी तो हम उनसे निकलने का भी कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल वर्सेस रूल। अच्छा, ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये कोई मॉडल नहीं है, बल्कि बिफोर स्टार्टिंग एनी मॉडल, ये एक आर्ग्यूमेंट है जो डेकेड्स से चलती आ रही है कि आइदर द मैनेजमेंट, एनी मैनेजमेंट, या मैं कहता हूँ कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लें तो उसके अंदर ये बहस आपको, इवन अकाउंटिंग के अंदर भी है ये बहस, और मैनेजमेंट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड बिजनेस, ये एक बहस है कि भाई चीजों को प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए या रूल बेस्ड होना चाहिए। प्रिंसिपल मतलब कि आपने किसी को फोर्स नहीं करना, बल्कि उसको गाइडलाइन देनी है, अगर वो कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो भाई उसका नुकसान है या बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अगेन
you are encouraging someone and not forcing them. Okay? अच्छा, दूसरा है रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच कहती है कि नहीं जी, आपको किसी को इंस्पायर या एनकरेज करने की जरूरत नहीं, बल्कि यू हैव टू डिक्टेट देम, यू हैव टू डायरेक्ट देम। आपने उनको खुद बताना है, और अगर वो करेंगे तो ही अच्छी बात है, वरना बुरी बात है। एंड देयर इज अ पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द रूल और द लॉ। तो ये दो अप्रोचेस हैं। और एथिक्स में भी ये अप्रोच क्या है कि बेटा, या तो एथिक्स आपके लिए गाइडलाइन हो, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि गाइडलाइन होनी चाहिए, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, ये रूल बेस्ड होना चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना और करवाना चाहिए। एक कहता है नहीं, लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो ये काम करें। चले जी, तो एक रेज हैंड हुआ है मोमिना का। जी मोमिना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बेटा सवाल करें। जी अच्छा, ये तो मोमिना, आपका कोई सवाल था बेटा? चले जी, मोमिना ने कोई जवाब नहीं दिया। चले, अटेंडेंस मेरा ख्याल हो गई है जी। अच्छा, सो हम बात कर रहे थे, अच्छा ये सलमान ने हाथ खड़ा किया। भाई अगर अब आप लोगों ने सवाल नहीं किया और हाथ खड़ा हुआ ना, तो मैंने आप लोगों को रिमूव कर देना इस मीटिंग से और एब्सेंट मार्क कर। जी सलमान। सर वो मैंने अभी अटेंडेंस भेजी है, मैंने कहा लगा लेना। थैंक यू। नहीं भाई, आपकी अटेंडेंस बिल्कुल नहीं मैंने लगानी है, अब आपने जो बदतमीजी की है, सॉरी। कौन सी अटेंडेंस? चले जी, इसीलिए देखा, ये टाइम जाया होता है, और ये इस टाइम को जाया करने बचाने के लिए मैं कहता हूँ कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। अब आपका रेज हैंड हुआ और आपने सवाल ना किया, तो सॉरी। कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है बेटा, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। जो चीज समझ ना लगे तो यू कैन ऑलवेज वॉच इट ऑन यूट्यूब। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, क्या करें अब, ठीक है, मजबूरी है थोड़ी बहुत, हमें बेर करना पड़ेगा। सो दिस इज, ये एक बहस है जी, सदियों से चलती आ रही, कि प्रिंसिपल बेस्ड लोगों को इनकरेज करना है या रूल बेस्ड फोर्स करना है। तो चले, इतनी सदियों से चलती आ रही है तो हम भी कर लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं कि अकॉर्डिंग टू यू प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच बेहतर है या रूल बेस्ड, और साथ रीजन भी आपसे पूछा जाएगा। रीजन भी आपने बताना है जी, कोशिश करनी है। चलें, अब आप बताएं चार्ट में आप लोग किस चीज से ज्यादा एग्री करते हैं कि प्रिंसिपल फोर्स नहीं करना चाहिए लोगों को एथिक्स को मानने में, या रूल बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, फोर्स करना चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए। आयशा ने बात किया रूल बेस्ड। अच्छा जी, मोहम्मद तैयब साहब ने भी कहा रूल बेस्ड। रीजंस भी बता देना, या मैं तो कहूंगा कि आप लोग बोल लें जी, बोलने की आपको इजाजत है, लेकिन रेज हैंड करके। अच्छा, शेरोज ने कहा है कि रूल बेस्ड बिकॉज इट बिकम्स एसेंशियल फॉर पीपल, कि पनिशमेंट मिलनी है, आयशा कह रही है ये रीजन है। और अहमद नदीम कह रहा है रूल बेस इज बेटर, क्योंकि अगर रूल्स ना होंगे तो सोसाइटी कोलैप्स कर सकती है। अरूज ने कहा कि प्रिंसिपल बेस सही है क्योंकि लाइफ इंडिपेंडेंट है हर एक की। वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जी, ये आपने ना अभी रेज हैंड करके एक्सप्लेन करना है मुझे। चले जी, अली हसन साहब जी, बेटा फरमाएं। जी अली हसन। एक मिनट सॉरी जी, बोले सर। वो रूल बेस करना चाहिए। अगर आप देखें आजकल सर, ये जो वायरस का मसला है, तो अगर रूल सख्त कानून बना होगा तो फिर लोग जो है वो घरों में बैठेंगे। अगर रूल्स नहीं है तो फिर लोग घरों में तो नहीं बैठेंगे। लोगों तो को आपका स्ट्रिक्टली जो है मतलब है कि लोग जो है वो ज्यादा तब मानेंगे जब रूल बेस्ड होगी, और प्रिंसिपल में कम मानेंगे लोग, ठीक है। सर आपका ये पॉइंट आ सख्ती गया होगी। कि जनरली
ओवरऑल इंसान की फितरत है कि वो रूल्स को मानता है और प्रिंसिपल को नहीं मानता। अच्छा, एक ये आपका रीजन आ गया, चले ठीक है, और आपने बिल्कुल अच्छा एग्जांपल दिया। आजकल के हालात में बिल्कुल ऐसा ही है जी कि लोग नहीं बैठ रहे। देखो उधर लोग जब बाहर होते हैं या ये लॉकडाउन नहीं था तो लोगों को होता था फौरन घर जाके स्कूल से बैठे। लोग यानी किसी हाल में नहीं खुश रहते हैं जी। अरूज, जी अरूज बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर इंसान जो है इंडिपेंडेंट है, उसको अपने अच्छे और बुरे का पता है, क्योंकि हर इंसान अपने साथ गलत होता है वो नहीं देख सकता। इस्लाम में भी जैसे कि ये कि दीन में किसी चीज की जबरदस्ती नहीं है। अगर आज कोरोना वायरस ठीक है कि कर्फ्यू लग रहा है, सब कुछ, हर इंसान को ये पता है कि मैं बाहर जाऊंगा मुझ पे अफेक्ट होगा, अपनी वो सेफ लाइफ खुद कर सकता है। इंसान को इतनी देना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सके। ठीक है, अरूज का पॉइंट ये है जी, अरूज का पॉइंट कि पीपल रूल्स जो है वो बनाना कोई जरूरी नहीं है। सो इट इज बेसिकली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो ये इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा इसलिए नहीं है क्योंकि हर इंसान आजाद है और वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। तो उसने रूल्स को वैसे ही अरूज ने खारिजुल इम्कान कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अरूज लोगों को अपने अच्छे बुरे का या एथिक्स का पता है। बेसिकली पीपल आर वाइज इनफ टू डिटरमिन एथिक्स देमसेल्व्स। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि क्या चीज एथिकल है क्या अनएथिकल है। चलें जी ठीक है, एक तरह से आपकी बात मान लेते हैं। मैं तो भी कुछ हाँ या ना नहीं कर रहा, आप लोग खुद ही बहस कर रहे हैं भाई आपस में। जी यशिर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा भी तकरीबन यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि सर जो है कि रूल के ज़रिए सबको हम कर तो सकते हैं, लेकिन लोग इतने इनफ वाइज हैं कि सर उन्हें पता है, जैसे ये भाई ने भी कोरोना की आगे दी है मिसाल, कि सबको पता है कि अगर बाहर जाएंगे तो हम मर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि उन्हें खुद पता होना चाहिए कि वो घर में बैठे। तो एक लिहाज से प्रिंसिपल भी ठीक है, और कुछ सर हमारे जो सर्कमस्टांसेस है उनके अंदर रूल भी जो है वो यार ये उसको वेरी फॉलो करना गुड, ये आपने जो बात की है ना इसको मैं एंड पे डिस्कस करूंगा। ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, ये इसको मैं इस डिस्कशन के एंड पे बताता हूँ। चले जी, नेक्स्ट है हिरा। जी हिरा बेटा बोले। एक मिनट जी, एक मिनट जी बेटा बोले। वालेकुम सलाम। आई थिंक कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तो कोई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इशू है तो फिर तो रूल बेस ही होना चाहिए, और अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी नहीं है तो हमें लोगों को फिर डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, फिर उन्हें प्रिंसिपल पे रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उन्हें इंस्पायर करके उस चीज की तरफ ला सके। लेकिन अगर इतना क्रिटिकल मैटर है कि हमें वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि हम लोगों को इंस्पायर करने की तरफ जा सके, तो हमें फिर रूल बेस पे चलना चाहिए। हाँ वेरी गुड जी, आपने भी तकरीबन उसी के याशिर के पॉइंट को ही आपने आगे बढ़ाया है और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक और बात पता चली कि बेसिकली मैं जो पॉइंट डराइव कर सकता हूँ वो ये है कि इस पे दो पॉइंट्स। फॉर नंबर वन कि प्रिंसिपल अप्रोच इज मोर फ्लेक्सिबल, वो आपको डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंटली एक्ट करने का मौका देती है, ठीक है। और वेयर एज द रूल बेस्ड अप्रोच इज वेरी रिजिड, वो आपको हर सिचुएशन में एक ही तरह का एक्ट करने का मौका देगी। और क्योंकि हमने अब ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एथिक्स आर डिफरेंट और देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल डायलेमा। और एथिकल डायलेमा क्या है? ऐसी सिचुएशन जहां पे हम फंस जाएंगे बिटवीन टू राइट्स या टू रॉन्ग्स, तो उस केस में रूल बेस्ड अप्रोच हमारा काम बिगाड़ रही है बजाय संवारने के। तो रूल बेस्ड अप्रोच इज मोर रिजिड एंड प्रिंसिपल अप्रोच इज मोर फ्लेक्सिबल। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। फिर प्रिंसिपल अप्रोच का स्कोप थोड़ा ज्यादा है, यानी हर बंदा रूल माने ना माने, लेकिन आप अगर उनको एनकरेज करने में कामयाब हो गए तो उसका जो स्कोप है वो ज्यादा लोगों तक फैल सकता है। जो एथिक्स है वो ज्यादा लोग उनको मानना पसंद करते हैं, फिर एज लोग अक्सर रूल को
तोड़ना भी पसंद भी करते हैं, जो आपस की बात है, पाकिस्तान में तो पसंद भी करते हैं, ठीक है? और रूल तोड़ के बड़ा फख्र महसूस करते हैं, ओ जी मैंने इशारा कभी आज तक नहीं रुका, पुलिस वाले की क्या मजाल जो मुझे रोक ले, मतलब ये कोई बातें करने वाली, लेकिन हम लोग बड़ा खुश होते हैं जी, बड़ा फख्र महसूस करते हैं इस बात पे। बट तो लोगों को इंस्पायर करके आप ज़्यादा ईज़िली ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं अपनी बात। अच्छा, व्हेयरएज़ एक और बात इसमें प्रिंसिपल बेस के हक में ये आती है कि इसका इफेक्ट ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी होता है। व्हेयरएज़ रूल्स जो है वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है उनका। यानी जैसे ही किसी को मौका मिलेगा रूल तोड़ने का, वो तोड़ देगा। लेकिन अगर किसी को आपने एम्बेड कर दिया, उसके अंदर ये चीज़ डाल दी, इंस्टिल कर दी है, एम्बेड कर दी उसकी पर्सनैलिटी और थिंकिंग में कि ये चीज़ सही है या गलत है, तो बेटा वो उस चीज़ को पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। व्हेयरएज़ रूल का जैसे ही मौका मिलेगा, इंसान रूल तोड़ देगा। अब इसकी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जिस तरह कैमरे लग गए जी इशारों पे, तो पहले जब कैमरे नहीं थे, तो सब इशारा तोड़ते थे। ठीक है, इससे क्या बात पता चलती, वही हिरा वाली बात भी, या एक और बंदे ने बात की थी, मुझे सॉरी आपका नाम भूल गया बेटा, जिसने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान के अंदर रूल बेस्ड अप्रोच ही सही है, यहाँ पे लोग नहीं मानते। और इसका मतलब है कि रूल बेस्ड अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इट गेट्स द थिंग डन। यानी अगर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, जैसे हिरा ने बात की, तो रूल बेस्ड अप्रोच ही बेहतर है, बजाय से कि आप लोगों को मरने दें। तो होता क्या था, और अगेन ये वेरी भी करता है, हमारी कौम के लिए रूल बेस्ड अप्रोच बेहतर है। और रूल बेस्ड अप्रोच में जिस तरह हुआ क्या कि पहले लोग इशारे काटते थे, धड़ाधड़ काटते थे जी, और जैसे ही लाहौर में कैमरे लगे, लोगों ने इशारे काटने बंद कर दिए। तो बड़े हम भी परेशान हो गए, यार लोग इतने अच्छे लोग हैं। तो हुआ क्या कि किसी ने यहाँ पे स्टे ऑर्डर ले लिया कि ये ई चालान खत्म किए जाए। स्टे ऑर्डर हो गया, 2-3-4 महीने तक स्टे ऑर्डर रहा। तो यकीन माने लोगों ने दोबारा इशारे काटने शुरू कर दिए। यानी उनको जैसे ही मौका मिला, उन्होंने वो हरकत दोबारा करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे रूल बेस्ड का एक और नुकसान हमें मिलता है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा फायदा है कि रूल्स कैन शेप द सोसाइटी। आप अगर इशारा काटने पे सजा रखें और इसको रेगुलरली रखें, और इसको आप इसमें चेंजेस भी ना लाएं और किसी को रिलैक्सेशन भी ना दें, तो बेटा ये जो वेस्ट के एथिक्स की हम मिसाल देते हैं, इसकी एक वजह ही ये है कि वहां पे रूल्स सदियों से चलते आ रहे हैं, और वो इस तरह उनके अंदर एम्बेड हो गए हैं कि अब उनको ये चीज अनएथिकल लगने लगी है। तो प्रिंसिपली भी अगर आपने किसी को सही करना है, तो उसके लिए रूल्स एक बहुत अच्छा जरिया है। ठीक है, तो बेटा ये जो आप लोगों ने बात की, बहस हमारी हुई, तो इससे एक बात हमें पता चली, याशिर ने भी बात की, हिरा ने भी बात की, कि देयर इज, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से आज तक डिबेट चलती आई है, अभी भी नहीं सॉल्व हो पाई कि रूल्स बेहतर है या प्रिंसिपल बेहतर है, कि इट इज ऑलवेज कॉन्टेक्सचुअल। और बेहतरीन जो अप्रोच है वो ये है कि कुछ रूल्स हो जहां पे रिजल्ट इज वेरी सेंसिटिव, और एक बहुत ही कह सकते हैं आपके इम्पैक्टफुल रिजल्ट है, उस केस में रूल बेस इज बेटर। और जहां पे थोड़ी नरमी दी जा सकती है लोगों को, या लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रिंसिपल अप्रोच इज बेटर। अच्छा जी, अब चैट के अंदर कुछ सवाल थे, वो देख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखा तलहा ने भी जी बिल्कुल यही बात की थी कि सम सिचुएशन रूल बेस्ड एंड सम सिचुएशंस वी हैव टू बी प्रिंसिपल बेस्ड। एक तो पुत्र ये प्रिंसिपल का स्पेलिंग आया था, तुम लोगों ने गलत नहीं लिखने, कि आप लोगों के कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं है एएल वाला, सामने लिखे हुए हैं यार, क्या कसम से आप लोग ना शहजादे, सामने लिखे हैं, वहां से देख के लिख लो, सामने भी नहीं देखना। मिक्स होना चाहिए, मारा ने भी कहा जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए माशाल्लाह, यानी आप सब इतने अक्लमंद हैं माशाल्लाह, मेरी तवक्को के बरक्स। करो जी, ठीक, अली ने भी यही कहा। अच्छा, अली हसन कह रहे हैं, अली हसन, रूल इज बेटर बिकॉज इफ रूल डजंट अकर द रेशियो ऑफ क्राइम इन आवर सोसाइटी रेज। ठीक है जी, अच्छी बात है।
आपका पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है। रूल्स इसलिए बनते हैं कि दूसरों को लॉस ना हो। ज़ैद का पॉइंट भी ठीक है जी। सबको पता है कूड़ा बाहर फेंकना बुरा है, गंदगी होगी, जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसे कहते हैं। वही बात है कि प्रिंसिपल्स को अप्लाई करवाना मुश्किल होता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हमना का ये पॉइंट था। आयशा का पॉइंट है जी, प्रिंसिपल बेस्ड फ्लेक्सिबल अप्रोच है और रूल बेस्ड कौन सी है? रिजिड। रिजिड है यानी फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है। समिया कह रही है जी, हम सब कंट्रीज को लेके चल रहे हैं कि बस पाकिस्तान को। बेटा हम दोनों को लेके चल रहे हैं, हम एक ओवरऑल ग्लोबल बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी बात भी करेंगे। और हमने यही बात की है कि पाकिस्तान में शायद हम लोगों को लगता है कि रूल बेस्ड, जिस तरह हमने सुनते आए हैं बचपन से कि जी पाकिस्तानी कौम ही डंडे वाली कौम है, इनको जब तक डंडे से डंडा ना मारो या डंडा ना हो तो ये लोग काम नहीं करते, सख्ती से ही काम करते हैं, वरना नहीं मानते। सयाम कह रहे हैं रूल्स के बैक एंड पर पनिशमेंट लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये हमारे सियासतदान भी बड़े-बड़े दावे करते हैं जी कि ज़ुल्म का मुआशरा नहीं चल सकता, कुफ़र का निज़ाम चल सकता है, ये हज़रत अली का भी कौल है। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए रीज़न क्या है कि रूल शुड बी सेम फॉर ऑल। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ताकतवर के लिए रूल और है और कमज़ोर के लिए रूल और है। जो बहुत ताकतवर है वो तो अपने रूल्स ही बना लेते हैं, खुद ही अपने रूल्स बना लेते हैं। इस तरह मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मुझे एक शायद क्लास में भी मैंने आपने दी हो कि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे पुराने दौरों के, कितना पुराना ये मैं नहीं बताऊँगा। तो आपको ये शायद पता हो कि गाड़ी की इम्पोर्ट आप 3 साल या 5 साल से ज़्यादा गाड़ी रूल्स शिफ्ट होते रहते हैं। 5 साल से ज़्यादा पुरानी नई गाड़ी नहीं मँगवा सकते। यानी अगर एक गाड़ी 5 साल या उससे पुरानी है, तभी आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है 3 साल है शायद या 5 साल अभी भी है। तो उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? जो उसकी बहुत सी रीज़न है, लेकिन उसका एक अवाम को क्या फ़ायदा होता है कि नई गाड़ियाँ फिर आप अगर बाहर से इम्पोर्ट करेंगे तो वो आपको सस्ती पड़ेंगी, फिर पाकिस्तान के अंदर की गाड़ी लोकल नहीं लेगा। बट उस हुआ क्या एक दफ़ा मैंने खबर पढ़ी कि पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट की शर्त खत्म होगी या उसपे रिलैक्सेशन आई। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा जी अगर हम इससे पुरानी गाड़ी अगर मंगवाएँगे, तो 5 साल से पुरानी गाड़ी अगर हमें मंगवाने की इजाज़त मिल जाए, तो वो बेटा बहुत ही सस्ती पड़ती है। क्योंकि बाहर 5 साल से पुरानी गाड़ी एक किस्म की वो कूड़ा ही हो जाती है उनके लिए, कबाड़ है, तो वो बहुत सस्ती मिलती है। तो यहाँ पे तो हर किसी के पास अच्छी-अच्छी मर्सिडीज़ हो, बीएमडब्ल्यूज़ हो, लेकिन वही बात है कि फिर यहाँ की लोकल गाड़ियों को कोई ना खरीदे। बट हुआ क्या कि मैंने भी प्लान बना लिया कि जी अब ये गाड़ी मंगवाएँगे और ये वो करेंगे। पता चला कि 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वो ऑर्डिनेंस वापस हो गया। ऑर्डिनेंस था बाकायदा प्राइम मिनिस्टर का। तो किसी ने सहाफ़ी ने खबर ब्रेक की, और मैं आपको सहाफ़ी का बता रहा हूँ, अपना डिस्क्लेमर बीच में डाल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि एक्चुअली हुआ क्या था, 1 दिन के लिए पाकिस्तान का लॉ चेंज किया गया क्योंकि उन प्राइम मिनिस्टर के और उनकी पार्टी के बहुत से सियासतदानों के बच्चों की गाड़ियाँ पोर्ट पे खड़ी हुई थी। और 5 साल से पुरानी गाड़ियाँ जो बहुत सस्ती उनको पड़ी, बड़ी-बड़ी क्रूज़र्स या जो भी गाड़ियाँ बीएमडब्ल्यूज़, एसयूवीज़ थी, 1 दिन के लिए उन्होंने वो ऑर्डिनेंस लेके आए, उनकी गाड़ियाँ पोर्ट से इधर आई, अगले दिन ऑर्डिनेंस वापस हो गया। तो ऐसा अगर होगा तो फिर बेटा रूल्स की कोई फ़ायदा नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। अच्छा जी। सर, प्यार की ज़ुबान सब समझते हैं, गुस्से की कोई भी नहीं। क्या बात है अरूज! आप तो वैसे एब्सोल्यूटिस्ट हो, आप तो गुस्से की ज़ुबान आपको होनी चाहिए। प्यार की ज़ुबान अरूज जो है ना वो मैंने अंदाज़ा लगाया कि थोड़ी ना रिबेलियस है, रिबेल करती है। क्योंकि बुरी बात नहीं मैं कह रहा, चैलेंज करती है हर बात को, अच्छी बात है। और अम्मी-अब्बू से भी बहुत डाँट खाती है। अच्छा जी, उसामा साहब ने कहा है सर इनसे पहले हमें एथिक्स सीखने चाहिए फिर डिसाइड करना। और भाई यही तो सीखने के एथिक्स हैं क्या? ये मॉडल्स भी आपको मदद करेंगे और अभी तक ये एथिक्स के ऊपर डिस्कशन यही हो रही थी कि हमें जान सकें कि एथिक्स है क्या। और इसके बाद यानी साथ-साथ ही आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है कि प्रिंसिपल अच्छा है या रूल अच्छा है। तो हम ये इसीलिए पढ़ रहे हैं बेटा। ना वही बात लातों का भूत है, बातों से नहीं मानते, मोमिना ने कहा
उसामा काशिम ने कहा यस आई नो हिम। चलें जी, अच्छी बात है, चुप रहिएगा। 3 years फॉर सेडान एंड 5 years फॉर एसयूवी। थैंक यू अब्दुल वहाब, आपने ये बात बताई, सही कह रहे हैं आप। उसामा काशिम ने कहा अराउंड $2000। वो इससे भी सस्ती कुछ पड़ जाती है, कुछ इससे महंगी भी होती है, गाड़ी पर डिपेंड करता है। एहसन राजपूत ने कहा है सर दुनिया अभी तक रूल्स पे चल रही है, अल्लाह का निज़ाम भी रूल्स पे चल रहा है, लाइट टाइम पे सनसेट होना चाहिए, चांद का टाइम पे निकलना अगर रूल्स है तो दुनिया। आपकी बात भी ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि अल्लाह का निज़ाम रूल भी है और प्रिंसिपल भी है। कई जगहों पे रूल्स है और कई जगहों पे प्रिंसिपल है, एनकरेज किया गया है। ये अल्लाह का निज़ाम भी इस हिसाब से दोनों पॉइंट्स पे है। तलहा कह रहा है जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि जिस कंट्री में अवेयरनेस कम हो क्या होना चाहिए वहाँ। यार आप एक तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मांग लेते हो ना, ये गलत बात है। तो टीचर जो है वो इम्पार्शियल उसको होना चाहिए। लेकिन मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना चाहूँ आपको तो बेटा मैं यही कहूँगा कि हिरा की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इम्पैक्ट देखें। अगर इम्पैक्ट डेंजरस है तो रूल्स होने चाहिए। जिस तरह कत्ल करने पे सजा है, इम्पैक्ट इतना डेंजरस है कि कत्ल आप किसी को कर रहे हैं, जान से मार रहे हैं, अगर इसमें सजा ना हो तो कत्ल ज्यादा होते हैं। तो इस केस में रूल है। लेकिन जहाँ पे मोरल्स की बात आती है, अखलाकियात की बात आती है, वो प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए ज़्यादा। अगर नुकसान नहीं किसी को हो रहा तो प्रिंसिपल बेस्ड हो, क्योंकि रूल्स जैसे लोगों को मौका मिलेगा वो उसको तोड़ देंगे। लोगों के दिल और दिमाग बुरे ही रहेंगे रूल्स के साथ। प्रिंसिपल से उनके दिल जो है वो भी आप बदल सकते हैं। दिमाग तो रूल से भी बदले जा सकते हैं, लेकिन दिल बदलना जो है दैट इज मोर कॉन्शियस को डेवलप करना वो प्रिंसिपल्स का ही काम है। अच्छा जी, चले ये बड़ी अच्छी बहस थी जी, बड़ा मजा है इस बहस पे। और अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, मोहम्मद नुमान कह रही एन वैगन $1000 की थी, 2014 मॉडल, 2017 फ्रेश इंपोर्ट। अच्छा $1000 नहीं यार, मैं नहीं मानता, मुझे लिंक सेंड करना आपने। $1000 का मतलब है कि 1.5 लाख रुपए की एन वैगन ना यार। चलें, मुझे बाद में बताना। अच्छा जी, अब चैट को मैं फिलहाल 5 मिनट तक नहीं देखूंगा। और अगला टॉपिक हमारा पिएजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये सबसे पहले इसीलिए पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली एथिक्स की थ्योरी तो नहीं है, लेकिन ये पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी दिमाग कैसे बना आपका, और कॉग्निटिव का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रेन। और ये आपने साइकोलॉजी में शायद ये थ्योरी पढ़ी भी हो, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। पिएजेट के मुताबिक वो साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये स्टेजेस में इंसान के दिमाग को या इंटेलिजेंस को डिवाइड कर दिया कि एक इंसान का दिमाग 4 स्टेजेस में बनता है जी। तो कौन सी स्टेजेस हैं? ये स्टेजेस हैं जी। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। अकॉर्डिंग टू पिएजेट ये इंसान की पैदाइश यानी 0 ईयर से लेके 2 साल तक की उम्र की होती है, और इसमें इंसान यानी बच्चा अपने सेंसरी सेंसेस और मोटर यानी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को पहचानता है, उनको पहचानना शुरू करता है। मिसाल के तौर पे जी, एक बच्चा अपने 5 सेंसेस को 0 से 2 ईयर्स में पहचानता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है कुछ दिन तो उसको लगते हैं, अक्सर पहले तो हमेशा लगते थे जी, आजकल के बच्चे माशाल्लाह पहले से ही देखना शुरू कर देते हैं, आंखें खोलने में, ये चीज जानने में कि मैं देख सकता हूँ। फिर आंखें खुल भी जाती हैं तो बच्चे की नजर जरा धुंधली होती है, उसको फोकस करने में टाइम लगता है, वो सीखता है पहले देखना, फिर सुनना शुरू करता है, साथ ही साथ सुनना भी शुरू हुआ होता है। और जैसे ही कोई आवाज आती है, पहले बच्चा आवाज पे रिएक्ट नहीं करता, इधर उधर नहीं देखता, लेकिन जैसे जैसे उसको थोड़ा आवाज की सेंस डेवलप होती है उसकी, तो वो आवाज पे इधर उधर देखना शुरू करता है, जिधर आवाज आएगी उधर मुड़ के देखेगा। तीसरी हमारी सेंस है जी स्मेल की। शुरू शुरू में बच्चे को कोई स्मेल का नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, खाने को भी वो स्मेल से पहचान लेता है, तो बच्चा अक्सर जो है वो बासी खाना उस स्मेल की वजह से छोड़ देता है। हालांकि वो बता नहीं पाता कि मुझे स्मेल आ रही है, लेकिन उसकी स्मेल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है।
फिर अगला जो डेवलपमेंट है या सेंस है, दैट इज टच। आप देखेंगे कि इस उम्र का बच्चा हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, एक जानने की कोशिश करता है टच क्या है। अगर आप उसका गर्म कप डालेंगे तो वो उसको बड़े खुशी से पकड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको पता चलेगा कि यार नहीं ये चीज गर्म है। तो जैसे ही उसके पास कभी भी कप आएगा तो वो उसको पीछे कर देगा। अब जिस तरह मिसाल देता हूँ कि मेरा भतीजा है छोटा, साल का भी हुआ है, तो वो हमारे घर में उसकी बर्थडे पे हमने बलून्स लगाए, तो वो जब भी बलून पकड़ता था वो फट जाता था। तो उसने ये टच डेवलप कर लिया कि जैसे ही मैं बलून पकड़ूंगा ये फट जाएगा, तो वो बलून से अब बहुत ज्यादा डरना शुरू हो गया। तो इसी तरह बच्चा आपने देखा होगा कि एकदम अपना हाथ ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है, उसको बड़ा अजीब लग रहा होता है कि यार ये मेरा हाथ हिल रहा है, फिर वो आपका मुंह पकड़ के ऐसे ऐसे अक्सर करता है, साल दो का बच्चा, तो वो अपना टच को डेवलप कर रहा है। और फाइनली फाइनली तो नहीं, ये सब कुछ साथ साथ ही चल रहा था, टेस्ट। भाई इस उम्र के बच्चे जब आप भी माँ बाप बनेंगे, एक बहुत बड़ा मसला होता है माँ बाप के लिए कि बच्चा हर चीज मुंह में डाल देता है। बच्चा हर चीज क्यों मुंह में डाल रहा है? क्योंकि वो अपनी टेस्ट को डेवलप कर रहा है। तो हमने देखा कि इस स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में, द ह्यूमन बीइंग हु इज अ चाइल्ड up till now is developing the 5 senses और अपनी फिजिकल एबिलिटीज को भी यानी चलने फिरने को, हाथ हिलाने को, रोने को, हंसने को डेवलप कर रहा है। तो दिमाग सबसे पहले आपका आपके सेंसेस को डेवलप करता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पे अब आपको सोचने की सलाहियत मिलती है। अभी तक आपका बच्चा सोच नहीं रहा था, इंसान सोच नहीं रहा था, वो सिर्फ देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और डिस्कवर कर रहा था। अब सोचना शुरू करता है और ये एज है 2 से 7 साल की उम्र, 2 to 7 years। और यहाँ पे बच्चा जो है वो सोचता है, इमेजिन करता है, इमेजिनेटिव हो जाता है। बहुत कुछ आप देखते हैं कि इस उम्र के बच्चे अक्सर बैठे बैठे हंसना शुरू कर देते हैं या रोना भी शुरू कर देते हैं, कुछ सोचते हैं वो। और क्योंकि अभी वो सिर्फ सोच रहे हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको प्री ऑपरेशनल, यानी ऑपरेशनल नहीं है अभी उनकी थिंकिंग, अभी उनकी थिंकिंग ऑपरेशनल से पहले बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेटिव है। तो इसीलिए इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। 2 से 7 साल उम्र, ब्लॉक्स बनाना शुरू कर देते हैं, उनको समझ लग जाती है कि ये ब्लॉक यहाँ पे लगेगा, ये टॉय यहाँ पे रखना है। जिस तरह मेरी बेटी जो है वो भी इसी स्टेज में है, तो उसको माशाल्लाह अब तो बच्चे काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं, उसको पता है जी कि पापा की शूज यहाँ पे रखने हैं, उनकी चप्पल ला के यहाँ पे रखनी है, और मोबाइल का पासवर्ड तक उसको पता चल गया कि मैं ये पासवर्ड दबाऊंगी, बटन दबाऊंगी इतनी दफा तो ये मोबाइल अनलॉक हो जाता है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। फिर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फ्रॉम 7 to 11 years। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि ये ना एक अजम्पशन है, इससे पहले भी स्टेज आ सकती है, इसके बाद भी आ सकती हैं, ये स्टेजेस आगे पीछे भी हो सकती हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में अब बच्चा अपनी थिंकिंग को कंक्लूजन्स की तरफ लेके जाता है और अपनी थिंकिंग की बेस पे कंक्लूजन्स बना लेता है। जिस तरह मेरी बेटी, मैं कहूंगा जी कि अभी से माशाल्लाह 5 साल की होगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे है, क्योंकि वो बहुत सी चीजें एनालाइज करके फिर उसके बाद कहती है जी आप मेरे से प्यार नहीं करते, या जी आप जो है बाबा, उसको पता है कि आप टीचर हैं, तो मतलब उसको ये भी पता चल गया कि टीचर कौन होता है। वो सोचती है, फिर उसके बाद मेरे पे अप्लाई करती है कि अच्छा बाबा भी ये काम करते हैं तो वो भी टीचर हैं। कैसे? क्योंकि मेरी फलां टीचर भी ये काम करती है। तो यहाँ पे बच्चा अब पहली दफा इंडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट कर देता है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि आप जो दिख रहा है उसकी बेस पे ही, ऑब्जर्वेशन की बेस पे ही डिसीजन मेकिंग शुरू कर देते हैं। आप आगे की नहीं सोच रहे या उस चीज से इख्तलाफ नहीं कर रहे, यानी आप जो दिख रहा है उसी को एज इट इज मानना शुरू कर देते हैं। दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा काफी हद तक अक्लमंद यहाँ पे हो चुका होता है। और फाइनली इसके बाद में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे आप दोनों पहलू देखते हैं। और अच्छा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ना बच्चा अभी तक ईगो सेंट्रिक होता है, प्री ऑपरेशनल में भी कॉन्क्रीट में भी, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही सही समझता है और वो समझता है कि दुनिया मेरे गिर्द घूम रही है, यानी खिलौना है जी, वो उसी को चाहिए, उसी का खिलौना है।
बाकी किसी को चाहिए होना, चैनल अगर टीवी का लगाना है तो उसी की मर्जी का लगाना है और कोई देख ही नहीं रहा जैसे टीवी। तो ये यहाँ पे बच्चा थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड या ईगो सेंट्रिक होता है। फाइनली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पीजेट इंटेलिजेंस हैज बीन फॉर्म, फुल इंटेलिजेंस, और जिसको आप प्यूबर्टी कहते हैं या बलूगत कहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे वो बच्चा दिमागी तौर पे बालिग हो चुका है और अब वो रैशनली सोचना स्टार्ट कर देता है। रैशनली सोचने का मतलब है कि दोनों पहलुओं को सामने रखता है सिचुएशन के, गुड एंड बैड को भी सोचना शुरू कर देता है और प्रोज एंड कॉन्स को भी सोचता है, डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है और जो हिडन एलिमेंट्स होते हैं एक सिचुएशन के उनको भी सोचना शुरू कर देता है। तो इंटेलिजेंस हैज बीन फॉर्म्ड इन दिस स्टेज एंड नाउ इट इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव विद एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लर्निंग। तो यहाँ से अब बच्चा जी दिमाग उसका पक चुका है इंसान का और उसने जो सोचना था, समझना था, तो यहाँ तक हो चुका है। अब वो इसमें इम्प्रूवमेंट ही लाएगा, कुछ नया शायद ना सीखने को मिले या दिमाग अब यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। So these were Piaget's theory, this was Piaget's theory of cognitive development. एक बात है, मैंने आपको इसकी भी बड़ी जबरदस्त वीडियो दिखानी थी, लेकिन चले वो मैं इंशाल्लाह ट्यूसडे को आपको दिखाऊंगा। पिएजेट उसकी एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड है, वो भी अच्छी मजे की वीडियो ट्यूसडे को हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो वीडियो भी नहीं देख पाएंगे और साथ ही साथ हम अगला टॉपिक जो कि है कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट मॉडल, ये भी नहीं पढ़ पाएंगे, ये भी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चले जी, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है अभी पीएजेट से रिलेटेड तो ठीक है, वरना मैं फिर अल्लाह हाफिज करता हूँ आप लोगों को। तो खैर जी, एक क्वेश्चन आया है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बस ये बात करनी थी। हाँ जी, आयशा का सवाल है, फॉर्मल ऑपरेशनल कब से स्टार्ट होता है सर? 11 ईयर टू बेटा, ये ना उसने पीजेट ने क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्वियसली उसकी पॉपुलेशन की साइज डिफरेंट रिस्पोंडेंट से उसने एवरेज निकाली। ये 11 से भी हो सकता है, कई आजकल के तो बच्चे, मैं कहता हूँ भाई 7-8 साल की उम्र से फॉर्मली ऑपरेट करने लग जाते हैं। वो अच्छा बुरा चूके चुनाचे ये सवाल वो अभी से करने लग जाते हैं 6-7 साल की उम्र से। हम लोग और थे, हम लोगों को 15 साल की उम्र तक होश नहीं थी कि चूके चुनाचे भी कोई लफ्ज होते हैं। पर आज तो अच्छा जी, मेहरबानी यार। ईसा तू आया हुआ है? तू एब्सेंट है भाई? अभी मैं स्क्रीनशॉट के साथ देख लेता हूँ। चले जी, मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है आपके, तो चले जी, थैंक यू। मैं ये अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग इसको देख सकते हैं। थैंक यू, इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी ट्यूसडे को। अल्लाह हाफिज।